पुराने लेक्चर्स की, तो वहाँ पे मैंने आपको पावर ट्रायंगल बताया था जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से पावर ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। सारी बेसिक चीज़ें हमने रिएक्टिव पावर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी सब सीखी थी। नाउ सबसे अच्छा तरीका है अगर आप पावर ट्रायंगल या फिर रिएक्टिव पावर को समझना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया था ये कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जितनी कोल्ड ड्रिंक, अगर मार्केट हम लोग गए और हमने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करा है, तो उसके अंदर सर्टेन पोर्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक होती है और सर्टेन पोर्शन ऑफ बबल्स कह सकते हैं या झाग कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं इस कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को, अगर हम इस रिएक्टिव पावर और पावर ट्रायंगल से जोड़ें, तो ये सर्टेन पोर्शन आप देख रहे हो, जितनी कोल्ड ड्रिंक आपको मिली, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूजफुल पावर। ये कोल्ड ड्रिंक के लिए ही हम मार्केट में गए थे, तो जो ग्लास हमने ऑर्डर करा उसके अंदर जो काम की हमें जो ड्रिंक मिल रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूजफुल पावर। इसी के लिए हम लोग पैसे पे करना चाहते हैं। लेकिन ये जो बबल्स आप देख रहे हो जिसको हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं, ये बबल्स बिल्कुल उस रिएक्टिव पावर को सिग्निफाई करते हैं जो कि जाने अनजाने में मिलेगी। ठीक है, तो सर्टेन पोर्शन और ग्लास का एक सर्टेन पोर्शन भी कवर करेगी, यानी कि जो टोटल पावर हमने डिमांड करी थी, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा ये पूरा ग्लास। यानी कि आपने जो ग्लास ऑर्डर करा वो हो गई तुम्हारी टोटल पावर डिमांडेड, जो हमने सिस्टम से मांगी है, यूटिलिटी से मांगी है, पावर सिस्टम से मांगी है। हमें उसमें काम की कितनी मिली, कोल्ड ड्रिंक पीने को कितनी मिली, पी मिली। और जो झाग थे जिसको यूजलेस थे लेकिन ग्लास में उन्होंने जगह घेरी, वो थे रिएक्टिव पावर। ना भैया इस ग्लास के तुमने पैसे 100 रुपये चुकाए मार्केट के अंदर, मान के चलते हैं महंगी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये हो गया एक सिस्टम वन, यानी कि आपका एक ऐसा लोड जिसका एक सर्टेन पावर फैक्टर होगा, पावर ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जिसके अंदर जो एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो तो भैया फिक्स रही, लेकिन रिएक्टिव पावर बढ़ गई। यानी कि अगर सिस्टम के अंदर, यानी कि जो भी तुम अगर लोड है, जो भी तुम्हारा लोड यूज़ कर रहे हो, अगर उसके अंदर रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अब ग्लास के अंदर झाग ज़्यादा हो गए हैं और कोल्ड ड्रिंक कम रह गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर आप सिस्टम से सेम पावर डिमांड कर रहे हो और उसके अंदर झाग बढ़ा दिए, तो ऑब्वियस चीज़ है जो बबल्स हैं वो ज़्यादा स्पेस लेंगे और कोल्ड ड्रिंक हमें कम मिलेगी। तो अब जो यूज़फुल पावर थी वो कम हो गई है कंपेयर टू द यूजलेस पावर, क्योंकि भाई यूजफुल क्या है, कोल्ड ड्रिंक है जिसके लिए हम जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैसे अभी भी तुम्हें 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी कि आपने अगर दोनों ग्लास को कंपेयर करोगे, तो आप ऊपर वाले ग्लास जिसमें कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मिल रही थी, बबल्स कम थे, उसके भी 100 रुपये दे रहे थे। दूसरा ग्लास जो है जिसमें कोल्ड ड्रिंक कम है लेकिन बबल ज़्यादा है, इसके भी 100 रुपये दे रहे हो। तो आई थिंक कि आप कौन सा ग्लास, अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा ग्लास पीना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियस चीज़ है आप पहला ग्लास पीना पसंद करोगे, क्योंकि पैसे दोनों के बराबर चुका रहे हो। ठीक है, 100 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, दूसरे ग्लास में तुम्हें काम कोल्ड ड्रिंक बहुत कम मिल रही है कंपेयर टू द फर्स्ट केस। यानी कि फर्स्ट केस की बात करें तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने को मिल रही है, यानी कि एक्टिव पावर ज़्यादा मिल रही है सेम पैसे चुका के, और दूसरे केस में हमें कम मिल रही है कोल्ड ड्रिंक, या सम कम एक्टिव पावर हमें कम मिल रही है सेम पैसे में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर कितनी है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। एक ऐसा पैरामीटर जो ये मेजर करता है कि तुम कितनी कोल्ड ड्रिंक पाओगे या तुम्हारे ग्लास के अंदर कितनी कोल्ड ड्रिंक है और कितने बबल्स हैं, अगर हमें ये पैरामीटर पता चल जाए तो हम जाके देख सकते हैं। यानी कि हम जब ग्लास में कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे तो हम उस बंदे से पूछ सकते हैं कि भाई ये जो ग्लास दे रहा हो इसका ये पर्टिकुलर फैक्टर कितना है, ताकि हमें पता चल जाए कि उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक कितनी है और बबल कितने हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कितनी एक्टिव और कितनी रिएक्टिव है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पावर फैक्टर। और यहीं से हमारे इस लेक्चर की शुरुआत होती है। ये पूरी सीरीज चलेगी, इस पूरी सीरीज के अंदर मैं बात करूंगा पावर फैक्टर की, अलग अलग टाइप्स के ऊपर डिस्कशन होंगे, कितने तरीके के पावर फैक्टर होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पावर फैक्टर की, और कैसे वो हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, प्लस कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। 5-6 पार्ट में सीरीज बना रहा हूँ मैं, जैसा कि हर बार करता हूँ मैं, एक लेक्चर में सब कुछ नहीं देना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें आप डाइजेस्ट जितना कर पाओगे उतना ही मैं दूंगा आपको। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर, वर्ड बहुत सुना है भाई, हर जगह हर समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर फैक्टर का एक बहुत बड़ा बोलबाला है, हर जगह पेपर में भी आता है, सब जगह आता है। लेकिन क्या मीनिंग पता है आपको, डिटेल मीनिंग, तो वो हम सबसे पहले सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो सिग्निफाई क्या करता है, तो पावर फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि जो भी आप करंट, आपके सिस्टम की एबिलिटी कैसी है कि जो भी करंट उस सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा है उसका कितना इस्तेमाल तुम सही काम में कर पा रहे हो, यानी कि यूजफुल वर्क में कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलते हैं आपके सिस्टम के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारा सिस्टम उस करंट का कितना पोर्शन यूजफुल काम में ले पा रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पावर फैक्टर। तो ये सिग्निफाई करता है पावर फैक्टर। नाउ इसको जरा एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास मान के चलते हैं दो सिस्टम हम ले लेते हैं, एक है सिस्टम 1 है मेरे पास और दूसरा है सिस्टम 2। ठीक है, तो सिस्टम 1 जो है इसका पावर फैक्टर 1 है और दूसरे सिस्टम का पावर फैक्टर 2, ये दो मैंने लिख दिए। ठीक है, तो ये दो सिस्टम है। नाउ
अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा सिस्टम 1 जो है इसके अंदर ये कंडक्टर दिखाया हुआ है, ये वायर लिखा हुआ है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, इस करंट का ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूजफुल करंट, ठीक है। और ये जो पिंक कलर से देख रहे हो, दिस इज यूजलेस करंट। तो अब अगर इस वायर का देखोगे तो मेजर पोर्शन यूजफुल करंट का है और माइनर पोर्शन जो है वो यूजलेस करंट का है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपका सिस्टम है तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, इसका पावर फैक्टर अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऐसा सिस्टम जिसका पावर फैक्टर खराब है या लो है, उसके सिस्टम के अंदर अगर वायर को देखोगे तो उसमें जो यूजफुल करंट है वो काफी कम दिखेगा कंपेयर टू द यूजलेस करंट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो भैया अगर आपके पास दो सिस्टम है जिसमें एक का पावर फैक्टर अच्छा है दूसरे से, तो जिस भी सिस्टम का पावर फैक्टर अच्छा होगा उसके अंदर फ्लो होने वाला जो करंट होगा उसमें यूजफुल करंट, टोटल क्वांटिटी अगर कोई करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसमें जो यूजफुल करंट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द यूजलेस करंट। वहीं पे अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसका पावर फैक्टर पुअर है, बेकार है एकदम, तो ऐसे केस में जो वायर के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा उसके अंदर यूजलेस करंट का पोर्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू द यूजफुल करंट। नाउ ये यूजलेस और यूजफुल जो है ये कुछ कुछ याद आ रहा है। ये यूजलेस करंट मतलब वो करंट जो एक्टिव पावर में यूज हो रहा है, यूजलेस करंट मतलब वो करंट जो रिएक्टिव पावर में यूज हो रहा है। याद आ गया, हमने देखा था ये यूजलेस और यूजफुल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अभी पीछे सीखा था पुराने लेक्चर्स में। तो जो जो भी चीज यूजफुल होती है उसे एक्टिव पावर की तरह लिखते हैं, और यूजलेस का मतलब क्या है, यूजलेस मतलब कंज्यूमर के रेस्पेक्टिव से यूजलेस है, यानी कि ये करंट जो पावर फ्लो करवा रहा है वो बैक एंड फोर्थ फ्लो कर रही है, कंज्यूम नहीं हो रही कहीं पे भी। सो दैट इज वाई वी कॉल्ड इट यूजलेस करंट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई। तो सिग्निफिकेंस क्या है पावर फैक्टर का, कि अगर दो सिस्टम है, एक का पावर फैक्टर, जिस सिस्टम का पावर फैक्टर अच्छा होगा उसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा उसमें यूजफुल करंट का पोर्शन ज्यादा होगा। नाउ एक और डेफिनेशन से समझते हैं इसको, ये भी बताता है, यानी कि पावर फैक्टर की अगर बात करें तो ये सिग्निफाई करता है कि हाउ इफेक्टिवली या हाउ एफिशिएंटली वी यूटिलाइज द पावर ड्रॉन फ्रॉम द पावर सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो आपने पावर की डिमांड करी है कि भैया आपने पावर सिस्टम से जो भी पावर मंगाई है उसको आप कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो ना। एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मतलब हुआ उसके अंदर कितना पोर्शन जो है वो यूजफुल पावर का है। यानी कि मान लेते हैं ये आपने सिस्टम है, एक आपने पावर मंगाई, जो आपने पावर सिस्टम से जो पावर डिमांड करी है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एस, ठीक है। ये हो गई टोटल पावर डिमांडेड, लिख देते हैं, ये जानते भी हम लोग, दिस इज टोटल पावर डिमांडेड, टोटल पावर डिमांडेड। तो मान के चलते हैं भैया तुमने सिस्टम से टोटल पावर डिमांड करी एस। नाउ एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल पावर तुमने डिमांड करी है उसका मेजर पोर्शन जो है वो तुम क्या कर रहे हो, यूजफुल करंट, यानी उसके अंदर यूजफुल करंट ज्यादा है, जो हमने पीछे डेफिनेशन देखी थी। और इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर मेजर पोर्शन जो है वो एक्टिव पावर में कंज्यूम हो रहा है। दिस इज मेजर पोर्शन, देख सकते हो ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ग्रीन कलर का जो करंट है वो ज्यादा है, मेजर पोर्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वायर के अंदर ग्रीन कलर का करंट फ्लो कर रहा है, सिंपल सा मतलब है कि जो भी करंट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है उसका मेजर पोर्शन जो हो रहा है वो यूजफुल वर्क करने में हो रहा है, यानी कि तुम्हें हवा देने में कंज्यूम हो रहा है। अगर पंखा है तो, अगर मोटर है तो पानी निकालने में, मेजर करंट का जो काम है वो पानी निकालने में कंज्यूम हो रहा है, और माइनर करंट का काम है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूजलेस करंट, यानी कि ये कहाँ यूज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में। तो यानी कि जो भी तुम करंट, जो भी तुम पावर डिमांड कर रहे हो सिस्टम से, उसका मेजर पोर्शन जो है तुम्हारा वो पानी निकालने में यूज हो रहा है, और माइनर पोर्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है उस मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। तो ऐसा अगर सिस्टम है तो इसको हम कहेंगे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि जितनी पावर, भाई आपका बिलिंग तो यहाँ से हो रही है, यानी कि तुम पैसा दे रहे हो एस का और यूज कर पा रहे हो इतना सा पावर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, क्योंकि तुम ज्यादा पोर्शन यूज कर पा रहे हो तो इसीलिए हम कहेंगे कि एफिशिएंटली यूटिलाइज करा, इफेक्टिव यूटिलाइज करा आपने पावर को। वहीं पे अगर हमारे पास एक और सिस्टम है जिसका पावर फैक्टर पुअर है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा पुअर यूटिलाइजेशन। पुअर यूटिलाइजेशन क्यों, क्योंकि भैया हमने पावर डिमांड करी इतनी ज्यादा, यानी कि पैसा तो तुम इतना ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पीने को मिल रही केवल इतनी सी, और ये बचा हुआ पोर्शन जो है वो यूजलेस है। अगर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात करें, टोटल पावर डिमांड करी गई एस, पानी निकालने के लिए जो तुमने मोटर लगाई थी वो केवल इतना ही, पानी निकालने के लिए केवल इतनी पावर यूज हो रही है, और उस मोटर की मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इतनी ज्यादा पावर यूज हो रही है। तो भैया ज्यादा पावर यूज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड बनाने में, और कम पावर यूज हो रही है पानी निकालने में, तो पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, पानी कम निकाल रहे हो, यानी कि आपका क्या हुआ यहाँ पे पुअर यूटिलाइजेशन हो गया। सही है, तो अब ये कैसे निकालोगे भाई, हर समय तार खोल के थोड़ी चेक करोगे कि कितनी पावर आ रही है। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया हमारा पावर फैक्टर। तो ये बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अगर पावर फैक्टर अच्छा है तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे पावर का। पावर फैक्टर पुअर है तो
पुअर यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो पावर फैक्टर अगर आपका खराब है तो इसका मतलब आप ज़्यादा पावर जो है वो जो भी पावर मांग रहे हो उसका बहुत कम पोर्शन ही यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ तक दो मतलब समझ में आ गए। पहला मतलब, पहला पावर फैक्टर ये सिग्निफाई करता है कि भाई यूजफुल करंट कितना है, टोटल पावर जो मांग रहे हो। दूसरा ये बताता है कितने एफिशिएंटली पावर यूटिलाइज कर रहे हो पावर सिस्टम से। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब तीसरी बात कर लेते हैं टेक्निकली। मान लेते हैं आपका वाइवा जो इंटरव्यू ले रहा है या वाइवा ले रहा है वो कहता नहीं भैया हमें ये सब मत बताओ, हमें टेक्निकल डेफिनेशन बताओ। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहोगे? तो सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि भैया पावर सिस्टम यानी कि सॉरी पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर जो है ये डिसाइड करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ रियल पावर है इन टोटल पावर डिमांडेड, यानी कि जो भी तुमने टोटल पावर डिमांड करी है उसमें से कितनी रियल पावर जो है तुम यूज कर पा रहे हो या ड्राइव कर पा रहे हो। ड्राइव का मतलब होता है निकाल पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कार ड्राइव वाला नहीं है, ये डिराइव है, मतलब निकालना, जैसे डेरिवेशन होता है ना वैसा ही है। तो ये हम कितनी यूजफुल पावर निकाल पा रहे हैं टोटल पावर डिमांड में से। तो एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लेते हैं। ये वायर है, वायर के अंदर टोटल पावर अगर आपने डिमांड करी है एस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टोटल पावर डिमांडेड। टोटल पावर आपने डिमांड करी एस और उसमें से यूजफुल पावर आ गई पी। तो पावर फैक्टर क्या बताएगा कि टोटल पावर का कितना पोर्शन तुम निकाल पा रहे हो। तो P बाई एस, दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। यानी अगर तुमसे पूछता है भाई कि पावर फैक्टर मैथमेटिकली या टेक्निकल डेफिनेशन बताओ, तो आप सिंपली बता देंगे कि रियल पावर डिवाइड बाई टोटल पावर, यानी कि रियल पावर कितनी रियल पावर डिराइव कर पा रहे हो फ्रॉम द टोटल पावर डिमांडेड। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है। तो पावर फैक्टर इक्वल टू रियल पावर कितनी कंज्यूम कर पा रहे हो डिवाइड बाई एपरेंट पावर सप्लाइड, यानी कि कितनी पावर तुम्हें सप्लाई की गई और उसका तुमने कितना पोर्शन कंज्यूम करा। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं भैया फॉर्मूले की, ठीक है, चलो हमने सीख तो लिया कि टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, पावर फैक्टर क्या सिग्निफाई करता है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये 4 फार्मूले तुम्हें याद रखने हैं। जिंदगी में 5वें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 4 फार्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग कि जो भी हमारा पावर फैक्टर है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो पहला फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, कॉस थीटा, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ ये कहाँ से आया? इसके लिए आपको याद होगा, ये मैंने बताया था, ये पावर ट्रायंगल, दिस इज पावर ट्रायंगल। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर के बीच में ट्रायंगल बनाते हैं। तो भैया अगर आपने एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट के बीच में बनाया है तो ये जो छोटा सा एंगल देख रहे हो ना ये पिंक कलर में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। और यहीं से हम लोग निकालते हैं पावर फैक्टर यानी कि कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ अगर हम लोग सिंपली अगर मैथ को फॉलो करें और इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है, एक्टिव है, और हाइपोटेनियस कितनी है, एपरेंट है। तो यही तो हमने पीछे सीखा था। सो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आ जाता है, सेकंड फॉर्मूला, एंड दिस इज पावर फैक्टर इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर। नाउ एक्टिव पावर को क्योंकि मीजर करते हैं किलोवाट में और एपरेंट पावर को मीजर करते हैं केवीए में या सिंपली वीए में, तो इसीलिए कभी कभी हम लोग पावर फैक्टर को ऐसे भी लिख देते हैं कि किलोवाट डिवाइड बाई केवीए। क्लियर हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली एक ही चीज के ये 3-4 मतलब यहाँ पे बता रखे हैं। नाउ थर्ड फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला आ जाता है आर अपॉन में जेड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का भी बड़ा इस्तेमाल करा जाता है न्यूमेरिकल में। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एक्टिव पावर जो होती है, एक्टिव पावर क्योंकि मेनली कंज्यूम होती है रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। और एपरेंट पावर क्या होता है, टोटल इंपिडेंस कितना है सर्किट का, यानी कि एक्टिव प्लस रिएक्टिव। तो टोटल इंपिडेंस होता है जेड, इसीलिए यहाँ पे इसे जेड से, यानी कि एक्टिव पावर को हम लोग आर से और इंपिडेंस को यानी कि जो कंज्यूम जिसके अक्रॉस हो रही है तो वो हम जेड से। तो इसीलिए पावर फैक्टर की भैया एक डेफिनेशन और है कि हम लोग इसे आर बाई जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना लास्ट फॉर्मूला जो है ये है तुम्हारा एनर्जी के टर्म्स में, यानी अगर मैं बात करता हूँ भैया कितनी एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में पावर फैक्टर बताओ, तो एनर्जी जो होती है हम लोग मीजर करते हैं वॉट आर में। जैसा घर का बिल होता है किलो वॉट आर में आता है, तो उसी तरीके से एनर्जी हम लोग मीजर करते हैं किलो वॉट आर एंड केवीए आर में। तो ये जो हो गया पावर फैक्टर को अगर एनर्जी टर्म्स में लिखोगे तो कितनी एनर्जी यूजफुल हुई और कितनी एनर्जी टोटल डिमांड की गई। तो यूजफुल एनर्जी, दिस इज योर यूजफुल एनर्जी, ठीक है, कितनी एनर्जी का आप इस्तेमाल कर पाए, और भैया कितनी एनर्जी आपने मांगी थी, यानी कि टोटल एनर्जी डिमांडेड, टोटल एनर्जी जो तुमने डिमांड की थी। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर खोल लें तो ये जो तुम्हारी देख रहे हो यहाँ पे, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन कितनी एनर्जी तुमने डिमांड करी थी वो क्या होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा कितनी एनर्जी आपने यूटिलाइज करी उसका स्क्वायर प्लस कितनी एनर्जी वेस्ट चली गई, यानी कि यूजलेस एनर्जी का स्क्वायर। ये सिंपली है जैसे एस इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर बाई प्लस क्यू स्क्वायर होता है ना, बस वही चीज़ यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में लिखी हुई। तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये 4 फॉर्मूले सफिशिएंट है। पूरी जिंदगी अगर ये 4 फॉर्मूले याद रहे तो पावर फैक्टर का कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पावर फैक्टर के जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले बन सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। नाउ आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भैया, ठीक है फॉर्मूला आ गया, कितनी वैल्यू होती है पावर फैक्टर की, वैल्यू कितनी होती है, 300, 400, 10, 20, देखते हैं। तो पावर फैक्टर भैया हमने देखा पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस थीटा। अब पावर फैक्टर जब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आप जानते हो 0 से 1 के बीच में ही घूम सकता है,
क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेंगी। तो दिस इज द रेंज, यानी कि अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो ये रेंज निकल के आती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। तो पावर फैक्टर जो 1 है वो मैक्सिमम वैल्यू है डिनोट कर रहा है, और पावर फैक्टर जो 0 है वो मिनिमम वैल्यू को। सो इसको, ये जो टर्म है 1, इसको हम लोग कभी कभी कह देते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिटी पावर फैक्टर, अभी आने वाले लेक्चर में सीखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो 1 है, 1 को इसीलिए एक बड़ा कॉमन टर्म है यूनिटी पावर फैक्टर। आपने सुना होगा कि भाई ये यूनिटी क्या होता है, तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है पावर फैक्टर 1 है, ठीक। और अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं, वहीं पे जो दूसरा एंड है इसे हम कहते हैं जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर कभी कभी आपने याद होगा, अगर आपने जैसा मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए थे सिंक्रोनस मोटर के अल्टरनेटर के लेक्चर्स हमने पढ़े थे, याद है, सिंक्रोनस मशीन की सीरीज में। तो आपको याद होगा वहां पे जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन निकाल रहे थे तो जीरो लैगिंग एक वर्ड आया था, जीरो लैगिंग लोड। जीरो लैगिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जीरो पावर फैक्टर, यानी कि कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब प्योरली इंडक्टिव लोड था। यहाँ पे जीरो लैगिंग का मतलब होता है प्योरली इंडक्टिव लोड, और जीरो लीडिंग होता है, ऐसी कहीं पे आपने देखा होगा जीरो लीडिंग लिखा होगा, जीरो लीडिंग, हमने याद है आर्मेचर रिएक्शन जब निकाल रहे थे तो जीरो लीडिंग। अगर नहीं याद है तो अभी तुरंत जाके लेक्चर देखना इस लेक्चर के बाद, और वहां से कनेक्ट करके चलना। कनेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्चर कोई भी देखो, पुराने लेक्चर से अगर कनेक्ट नहीं कर पाए तो भाई कुछ याद नहीं रहने वाला। जो सीखा हुआ है जब हम उसी को कनेक्ट करके नया कुछ सीखते हैं तभी वो हमें याद रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखना, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, क्लियर हो रहा है। तो जीरो लीडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, प्योरली कैपेसिटिव लोड है, प्योरली कैपेसिटिव लोड है, उसमें किसी तरीके की रेजिस्टेंस की मिलावट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है यूनिटी पावर फैक्टर तो इसका मतलब 1 है पावर फैक्टर, कहीं लिखा है जीरो पावर फैक्टर इसका मतलब 0 है ना। इसका एक मतलब और होता है, जीरो पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है, जीरो पावर फैक्टर का मतलब हो गया कि आप प्योरली इंडक्टिव लोड के साथ डील कर रहे हो, वो कैपेसिटर भी हो सकता है और इंडक्टर भी हो सकता है। लेकिन एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि जितनी पावर मांग रहे हो वो सब की सब रिएक्टिव पावर में कंज्यूम हो जा रही है, क्लियर हो रहा है। वहीं पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी पावर मांग रहे हो वो सब की सब एक्टिव पावर में कंज्यूम हो रही, कोई भी रिएक्टिव पोर्शन नहीं, यानी कि ओनली एक्टिव, ओनली रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर। और इसका मतलब क्या है, ओनली इंडक्टेंस या फिर ओनली कैपेसिटेंस है सर्किट के अंदर। और ये जो बीच के टर्म देख रहे हो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस हो सकता है, या रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस। ये 3 सर्किट हो सकते हैं, यानी कि RL, RC और RLC, ये सारे के सारे इस बीच की रेंज में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे यार, आने वाले लेक्चर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बता दिया। सो अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो भैया पावर फैक्टर की ये रेंज हो गई, 0 से लेके 1 तक जाती है, कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। नाउ एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे जो वैल्यू है पावर फैक्टर की वो सिंपली ये सिग्निफाई कर रही है कि कितना परसेंट ऑफ एक्टिव पावर प्रेजेंट है टोटल पावर डिमांडमेंट में, ठीक है। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट, भैया ये आपने जो 0.8 लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, 0.8 इसका मतलब हुआ 80%, ठीक है। 80% एक्टिव पावर जो है 80 मतलब 0.8 का मतलब हो गया 80% एक्टिव पावर मौजूद है एपरेंट पावर, टोटल पावर डिमांडेड में। ना इसको जरा यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं यार, ठीक है। ये देखो, तो अगर कहीं पे लिखा है, किसी भी सिस्टम में लिखा है कि भाई इस सिस्टम का पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब क्या हुआ, 80% पावर का इस्तेमाल हम लोग सही काम करने के लिए करेंगे, और टोटल डिमांडेड पावर जितनी भी हमने उससे मांगी है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आपने मान लेते कोई मोटर मार्केट से खरीद के लाए हो, बहुत ध्यान से समझना ये सारी चीजें ना, कोई जल्दी यार हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पेपर निकल जाते हैं, तो भाई हम लोग सोचते हैं कि ठीक है यार चलो पावर फैक्टर मतलब कॉस थीटा। लेकिन भाई एक एक चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसीलिए तो ये चैनल बनाया गया है ना, कि आपको चीजों का सिग्निफिकेंस पता चल सके, केवल रटना नहीं है सीखना भी है, तो बस वही कर रहे हैं। तो मान के चलते मार्केट से मोटर खरीद के लाए और उसका पावर फैक्टर जो था वो कितना है, 0.8 है, जो कि यहाँ पे सुंदर सा लिखा है ना नीले शब्दों में, बस वही। तो पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मोटर तुम्हारी पावर सिस्टम से 100 यूनिट की डिमांड कर रही है, तो 100 यूनिट में से 0.8 मतलब 80%, 80% जो यूनिट होंगी, 80% ऑफ यूनिट उनका इस्तेमाल करा जाएगा पानी निकालने में, यानी कि उनका इस्तेमाल करा जाएगा यूजफुल वर्क में, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो भैया अगर तुम्हारे घर पे पंखा लगा हुआ है और उस पंखे का पावर फैक्टर है 0.9, तो जितनी पावर वो डिमांड कर रहा है, यानी कि जितनी पावर ये पंखा तुम्हारा डिमांड कर रहा है उसका 90%, 0.9 मतलब 90% ऑफ पोर्शन जो है वो कवर, वो तुम्हें उसकी हवा देगा, यानी कि जो हवा मिल रही है वो 90% पावर से मिल रही है, 10% पावर जो है वो वेस्ट चला जा रहा है, यूजफुल यूजलेस है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो पावर फैक्टर का एक ही बहुत ही सुंदर सा मतलब है,
पावर फैक्टर सिंपली ये बताता है कि कितना पोर्शन जो है, जो भी तुम पावर डिमांड कर रहे हो सिस्टम से, उसका कितना पोर्शन जो है वो यूज कर पा रहे हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सिंपली मतलब परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज बताता है एक्टिव पावर की जो कि प्रेजेंट इन टोटल पावर डिमांडेड। 100 मांगी, 0.8 मतलब 80% का हम उसकी पावर का इस्तेमाल करेंगे और 20% पावर जो होगी वो वेस्ट चली जाएगी, यानी कि यूजलेस होगी, ओनली यूज इन स्टोरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में यूज हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? ना ये एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा समझ लेते हैं कि भैया ठीक है, पावर सिस्टम हमने पावर फैक्टर क्या होता है ये सीख लिया, पावर फैक्टर की वैल्यूज क्या होती हैं ये सीख लिया। ना अगर हम चाहते हैं कि पावर फैक्टर की वैल्यू को कंपेयर करें कि भैया ये जो पावर फैक्टर की जो वैल्यूज निकाली हैं, ऐसे समय पे करंट और वोल्टेज कहाँ होगा, तो इसको भी जरा देख लेते हैं भैया कि जो भी पावर फैक्टर की वैल्यू है वो करंट और वोल्टेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको जरा समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं पावर फैक्टर 1 है, पावर फैक्टर वन का क्या मतलब हुआ, पावर फैक्टर 1 का मतलब हुआ थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस थीटा अगर 1 है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर 1 का मतलब थीटा इक्वल टू 0। नाउ थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइंगल पावर ट्राइंगल आपने बनाया था ना, उसमें कोई भी परपेंडिकुलर चीज है ही नहीं, तभी तो थीटा 0 होगा। दिस थीटा है, थीटा इक्वल टू 0 मतलब P इक्वल टू एस, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे S इक्वल टू P। तीनों मतलब समझ में आ गए? तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसका पावर फैक्टर 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर थीटा 0 है, थीटा 0 और पावर फैक्टर 1 का मतलब जितनी भी पावर आप भैया मार्केट से मांग रहे हैं वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है पानी को निकालने में, यानी कि पानी को निकालने में या आटे को पीसने में, जो भी यूजफुल वर्क कर रहे हो या हवा देने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पावर जो भी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। नाउ अगर इसको मैं वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट करूं वोल्टेज करंट से, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो अगर वोल्टेज की पीक और करंट की पीक सेम टाइम पे हो रही है, देखो दोनों की पीक की एक्सिस जो है वो सेम है, ऐसे केस में ये कह सकते हैं कि मुहूर्त, ऐसे मुहूर्त में पावर फैक्टर इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जो समय होगा, ऐसा जो एक पर्टिकुलर मुहूर्त होगा जब दोनों सितारे एक साथ हो जाएंगे एक ही दिशा में, तब पावर फैक्टर 1 का जन्म होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, जब अगर वोल्टेज की पीक और करंट की पीक दोनों की पीक की एक्सेस मिल जाएंगी तब जाके पावर फैक्टर 1 होता है। तो अगर मान लेते हैं भाई, अगर जैसा कि अगर मैं विजुलाइज, देखो भाई मैं कोशिश यही रहती है कि जो भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो उसके बाद तुम्हारा विजुलाइजेशन 100 गुना बढ़ जाए। तो भाई अगर हम कह रहे हैं, अब सोच के देखो, अगर कोई तार है, अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर पावर फैक्टर 1 है, तो तुरंत पावर फैक्टर 1 देखते ही तुम्हारे दिमाग में वोल्टेज और करंट कैसे ऑसिलेट हो रहे होंगे, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि वोल्टेज और करंट साथ में ऑसिलेट हो रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, नहा साथ में रहे हैं दोनों। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दोनों डुबकियां एक साथ लगा रहे हैं और निकल भी एक साथ रहे हैं, तो यानी कि वोल्टेज और करंट की पीक क्या है, सेम है। समझ में आ गया? तो जैसी पावर फैक्टर तुम्हें कोई 1 कहे, जैसी इंटरव्यूअर पूछे या कहीं पेपर में लिखा देखे पावर फैक्टर 1, तो तुरंत ही दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि वोल्टेज और करंट क्या है, सेम पीक में चल रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ दूसरा देख लेते हैं। नाउ अगर मान लेते हैं पावर फैक्टर तुम्हारा 0 है, बिल्कुल एक्सट्रीम केस पहले समझते हैं, पावर फैक्टर 0 है, कोई तुमसे कह दे पावर फैक्टर 0, तो तुरंत ही पावर फैक्टर 0 का मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0। नाउ कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब थीटा 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 90 का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो एंगल बनाया था ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाए, ऐसे हो जाए, यानी कि जितनी भी पावर दे रहे हो वो सारी की सारी क्यू के बराबर हो जाए और बीच में से ये जो पोर्शन है ये गायब हो जाए, यानी कि टोटल जो भी पावर तुम दे रहे हो वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड बनाने में कंज्यूम हो जा रही है। और भैया पंखा तुम्हारा चल नहीं रहा है, जो भी पावर मांग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में मांग रहा है, जाम है, पंखा चल नहीं रहा है। तो जितनी भी पावर वो मांग रहा है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में मांग रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या कहेंगे, पावर फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दिस इज सर्टेन केस, इस पर्टिकुलर केस में जहां पे पंखा तुम्हें हवा नहीं दे रहा है, केवल इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और पंखा जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है लेकिन चल नहीं रहा है, तो ये जो केस होगा इसके अंदर थीटा इक्वल टू 90 होगा। ठीक है ना? अब जैसे ही तुम्हें पता चले पावर फैक्टर 0 थीटा 90, तुरंत ही अगर तुम्हारे दिमाग में वोल्टेज और करंट को जब वेवफॉर्म बनाओगे अपने दिमाग में, तो तुरंत ही आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए कि 90 डिग्री का डिफरेंस थीटा क्या बताता है भाई। देखो ये तो हो गई कहानी कहने वाली बात कि पावर ट्रायंगल होता है, ये थीटा होता है, ये क्यू होता है, ये पी होता है, ये एस होता है। एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो ये जो थीटा तुम यहाँ लिखा हुआ देखते हो ना, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वोल्टेज और करंट की पीक में कितना डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो थीटा बेसिकली क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन द पीक ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, थीटा हम लोग हमेशा पावर ट्रायंगल से देखोगे ना, थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो पाए, मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको थीटा को सही से विजुलाइज करना है तो बेसिकली थीटा ये बताता है कि तुम्हारा जो वोल्टेज है और करंट है इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है। अगर थीटा 0 है इसका मतलब दोनों साथ में निकल रहे हैं, डुबकी भी साथ में मार रहे हैं।
90 है तो मतलब जब एक निकल रहा है तो दूसरा डुबकी मार रहा है, दूसरा निकल रहा है तो पहला वाला डुबकी मार रहा है, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो थीटा ये बता रहा है कि भैया वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, इतने ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। और बहुत ही अंदर है इस समय हम लोग पानी के, यानी कि पावर फैक्टर अगर समुंदर है तो उसके अंदर हम लोग कम से कम 10 मीटर अंदर जा चुके हैं। तो आई होप आपको सांस ले पा रहे होंगे, ये चीजें डाइजेस्ट हो पा रही होंगी और विजुलाइज कर पा रहे होंगे, क्योंकि मजा आने वाला है यार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पावर फैक्टर के बारे में। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पावर फैक्टर आई होप समझ में आ रहा होगा, हर तरीके से हर एंगल से हमने इसे देख लिया। तो वेव फॉर्म विजुलाइज हो गई। तो पावर फैक्टर अगर कहीं लिखा हुआ दिखता है जीरो पावर फैक्टर कोई कहता है तो तुरंत ही विजुलाइज कर लेना कि वोल्टेज और करंट 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में है, यानी कि वोल्टेज की पीक और करंट की पीक में 90 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पे देख सकते हो भैया, ये एक्सिस बनाई हुई है, वोल्टेज की पीक और करंट की पीक, इसमें कितना 90 डिग्री का डिफरेंस है ना। अब चलते हैं बीच के केसेस में। बीच के केसेस में अगर चलेंगे, यानी कि अगर तुम्हारा पावर फैक्टर 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, जो कि 99% केस होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल सी चीज है कि थीटा जो है वो 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। समझ में आ रहा है, ऐसा होगा। प्लस जो भाई अब देखो, जब ये बीच का केस ले रहे हो तो बीच का मतलब क्या हुआ कि सर्टेन थीटा की सर्टेन वैल्यू होगी। अगर थीटा की सर्टेन वैल्यू है तो पावर ट्रायंगल से देख के निकाल सकते हो कि पी भी रहेगा उसमें क्यू भी रहेगा। तो जो एपरेंट पावर मांग रहे हो उसका सर्टेन पोर्शन एक्टिव पावर में कंज्यूम होगा और सर्टेन पोर्शन रिएक्टिव पावर में कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये हो गई मैथमेटिकली चीजें। यानी कि अगर तुम्हें कोई कहता है पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में है तो तुरंत ही समझ जाना कि जो तुम पावर टोटल डिमांड कर रहे हो उसमें दोनों पावरें हैं, यानी कि जो भी हम पावर टोटल पावर डिमांड कर रहे हैं उसका सर्टेन पोर्शन एक्टिव में और सर्टेन पोर्शन रिएक्टिव में कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये चीज तुरंत ही विजुलाइज आपको हो जानी चाहिए। ठीक है, नाउ अब अगर वोल्टेज और करंट को विजुलाइज करने की कोशिश करें तो भैया वोल्टेज और करंट जो होंगे उनकी पीक में डिफरेंस तो होगा, पर 0 से 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, कि ना तो साथ में डुबकी मार रहे होंगे ना ही अलग अलग डुबकी मार रहे होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे चल रहे हैं यानी कि दोनों के पीक में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मल, यानी कि 0 to 1 के बीच का पावर फैक्टर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब यहां तक डिस्कस करने के बाद आई होप पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं अभी भी कोई डाउट है पावर फैक्टर क्या होता है, देखो क्वेश्चन समझना, पावर फैक्टर के बारे में अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। तो भैया हमने पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस देखा, करंट के टर्म्स में, यूटिलाइजेशन के टर्म्स में, फॉर्मूले से, टेक्निकली, वेव फॉर्म के थ्रू, उसकी वैल्यूज के थ्रू, और समझा कि भैया पावर फैक्टर क्या बताता है। तो अब कहीं पे पावर फैक्टर देखते हो, देखो तो अब अगर आप इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप किताब खोलेंगे तो जो पावर फैक्टर 0.8 लिखा दिख रहा है वो तुम्हें जो दिख रहा है और जो दुनिया को दिख रहा है उसमें बहुत चेंज आ चुका होगा। क्योंकि अब आप जब 0.8 का पावर फैक्टर कहीं लिखा हुआ देखोगे ना तो आपको ये सारी चीजें विजुलाइज हो जाएंगी कि 0.8 का मतलब 80% एक्टिव पावर है, टोटल पावर जो डिमांड करी जा रही है। 0.8 का मतलब कि एक्टिव पावर सॉरी वोल्टेज और करंट के बीच का जो पीक है उनके बीच में सर्टेन पोर्शन का डिफरेंस है, लेकिन 0 और 90 डिग्री का नहीं है उनके बीच का। 0.8 पावर फैक्टर का मतलब हम लोग 80% करंट जो है जो वायर के अंदर फ्लो कर रही है उसका 80% करंट जो है हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उसमें 20% करंट जो है वो यूजलेस जा रहा है। 0.8 पावर फैक्टर का मतलब 80% एक्टिव पावर है और 20% रिएक्टिव पावर है। 0.8 पावर फैक्टर का मतलब 80% जो मोटर आपकी है वो जो पावर मोटर डिमांड कर रही है उसका 80% जो है वो पानी निकालने में यूज कर पा रही है, हवा देने में यूज कर पा रही है, और 20% केवल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में खर्च हो जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इस तरीके के भैया ये सीरीज अभी शुरू हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तब तक के लिए जुड़े रहें, सारी सीरीज देखते रहें। और इस लेक्चर पे आने से पहले पूरी सीरीज देख के आओ यार, पुरानी वाली यार, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, उसके बाद ही ये टॉपिक देखें। तो पहले आप उसको चेक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।